हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 9 नवंबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व स्वतंत्रता दिवस। और हमारे भारत में आज के दिन नेशनल लीगल सर्विस डे के रूप में मनाते हैं। भारत में हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये अधिनियम आज ही के दिन 1995 को लागू हुआ था। और आज देवभूमि उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। 9 नवंबर साल 2000 में बना था उत्तराखंड, देश का 27वां राज्य है। और आज इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड का दौरा करेंगे। यहाँ राज्य गठन के रजत जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज 9 तारीख को ये समारोह का आयोजन होने जा रहा, तो रविवार को पीएम मोदी उत्तराखंड के देहरादून में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और इस दरमियान उत्तराखंड राज्य को 8000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की सौगात देंगे। जमरानी व सोंग बांध परियोजना का भी लोकार्पण करेंगे। इन योजनाओं के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। और इसके बाद फिर परसों के दिन पीएम मोदी 11 नवंबर को भूटान देश की राजकीय यात्रा पर जा रहे हैं। भूटान की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। भूटान के साथ दोस्ती और भारत भूटान के बीच विकास एजेंडों पर चर्चा होगी। 11-12 नवंबर को 2 दिन भूटान के दौरे पर रहेंगे। इस दरमियान भूटान के राजा और पीएम मोदी के साथ कई बैठकें भी होगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में यह अहम कदम माना जा रहा। पीएम मोदी की भूटान यात्रा कई मायनों में खास होगी। 2 दिवसीय इस यात्रा से भारत के भूटान संग रिश्तों को नई उड़ान मिलेगी। और इस दरमियान प्रधानमंत्री वहां भी 1020 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के राजा दोनों मिल करके ये एक बड़े प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो बड़ा पावर प्रोजेक्ट है ये भारत और भूटान दोनों देशों की साझेदारी में तैयार हुआ है। तो भूटान की ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ भारत भूटान के आर्थिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। तो दोनों देशों के बीच व्यापार, विकास, सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों समेत कई अहम मामलों पर चर्चा होती है। पीएम मोदी इस दरमियान भूटान के चौथे राजा के 70वें जन्मदिन में भी शामिल होंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी भी 98 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री उनसे मिलने घर पहुंचे, जन्मदिन की बधाई भी दी। और खबर हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अंगोला की यात्रा पर रवाना हुई, जो कि भारत के कुल निर्यात में 10% भागीदारी रखता है। वहां अभी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गई है अंगोला और बोत्सवाना की 6 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रवाना हुई वो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। डिजिटल गोल्ड से जरा सावधान रहें। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने निवेशकों को बड़ी चेतावनी दी और कहा कि ऑनलाइन गोल्ड में निवेश करने से पहले 100 बार सोचें। जी हाँ दोस्तों, सेबी का कहना कि डिजिटल गोल्ड में निवेश करना बड़ा खतरा हो सकता है। आजकल आपको पता होगा फोन पे, पेटीएम वगैरह और भी कई सारे प्लेटफॉर्म 10 रुपए में भी सोना खरीदने की फैसिलिटी देते हैं कि आप 2 रुपए, 5 रुपए, 10, 100 रुपए में भी डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, राइट। तो अब इस मामले पर सेबी ने सख्त चेतावनी जारी की है, क्योंकि ये जो डिजिटल गोल्ड है ये उत्पाद सेबी के दायरे में ही नहीं आता है। तनिष्क और फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म जो कि डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, इनमें काफी जोखिम है। इसलिए सेबी ने निवेशकों को रेगुलेटेड गोल्ड प्रोडक्ट्स जैसे आप गोल्ड ETF इस तरह के प्रोडक्ट्स में निवेश कर सकते हैं, ये सलाह दी है, क्योंकि ये आपको कानूनी सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जबकि डिजिटल गोल्ड में अगर आप कहीं निवेश कर रहे हैं और कंपनी अगर डिफॉल्ट हो गई तो निवेशकों को किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। समझ रहे हो मतलब, तो वहां आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सेबी की तरफ से ये सख्त चेतावनी जारी की गई है। अभी हमारे देश में ढेर सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जो डिजिटल गोल्ड बेच रहे हैं, तो जरा सावधान रहें। इसकी बजाय अगर आप ऑनलाइन गोल्ड वगैरह में निवेश करना ही चाहते हो तो गोल्ड ETF में कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट के जरिए ETF में निवेश करने के और भी कई बड़े फायदे हैं, मैं आपको आए दिन बताता रहता हूँ। DLS न्यूज चैनल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी, राइट। चलिए दोस्तों अगला बड़ा अपडेट देखिए आप। EPF ट्रांसफर करना अब ऑटोमेटिक होगा। नौकरी बदलते ही PF बैलेंस 2-3 दिन में नए अकाउंट में आ जाएगा, जबकि पहले इस प्रोसेस में कई महीने लग जाते थे। लेकिन अब अगर आप नौकरी बदलते हैं, किसी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जॉब करते हैं, तो आपको अपने PF खाते को ट्रांसफर करने के लिए किसी भी तरह का फॉर्म भरने या इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि EPFO ने अब ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम शुरू कर दिया है, जो कि इस साल 2025 के अंत तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और इससे हमारे देश के करोड़ों कर्मचारियों का PF बैलेंस अपने आप नए एम्प्लॉयर यानी नए अकाउंट के लिंक्ड PF अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो। जबकि पुराना तरीका ये था, आपको फॉर्म 13 वगैरह भरना पड़ता था और इस प्रोसेस को भी कंप्लीट होने में कई महीने का समय लग जाता था। लेकिन अब ये PF अकाउंट ट्रांसफर प्रोसेस जो है कंप्लीटली ऑटोमेटिक होगी। ये कुछ स्टेप्स भी आप देख सकते हैं। EPF बैलेंस ट्रांसफर कैसे काम करेगा ये नया सिस्टम, कोई पेपर वर्क वगैरह का झंझट नहीं होगा, है ना। और इससे कर्मचारियों को भी ये 5 बड़े फायदे होंगे। उनकी टाइम बचत होगी, कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने होंगे, रिटायरमेंट पर पूरा अमाउंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा, जॉब स्विचिंग भी आसान होगी, खास करके प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए, है ना। तो डिजिटल इंडिया की दिशा में EPFO का बड़ा कदम बताया जा रहा। इससे हमारे देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा PF मेंबर्स को फायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा EPFO ने अभी एक कॉन्टेस्ट भी निकाल रखा दोस्तों। सोशल मीडिया पर रील बनाओ और इनाम पाओ। घर बैठे रील बना करके आप EPFO के इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर के इनाम जीत सकते हैं। EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लोगों को वित्तीय जागरूकता बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया क्रिएटर्स को आमंत्रित किया है। अगर आप भी YouTube, Facebook,
इंस्टाग्राम वगैरह पर रील्स, शॉर्ट्स वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो क्रिएटर्स 10 नवंबर तक ईपीएफओ से संपर्क कर सकते हैं इस बारे में, और उन्हें IITF 2025 में सम्मानित किया जाएगा। यह पहल देश में वित्तीय समझ को मजबूत करने के तहत ईपीएफओ का एक अच्छा प्रयास है और इन रील्स के जरिए लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ना। तो ये देख सकते हैं आप, ईपीएफओ की तरफ से इस बारे में एक सोशल मीडिया पोस्ट भी डाला गया कि आप भी ईपीएफओ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया के जितने भी क्रिएटर्स हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं आप, तो सिंपली आपको 10 तारीख से पहले इस ईमेल पर ईपीएफओ को कांटेक्ट करना है कि आपका ये चैनल है, ये सोशल मीडिया अकाउंट से या इंस्टाग्राम अकाउंट है और इस पर आप इस तरह से रील बना सकते हैं, समझ रहे हो। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अगले महीने 1 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन मानसून सत्र। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा ये संसद का मानसून सत्र और इसमें कई नए अधिनियम वगैरह देखने को मिलेंगे आपको, नए कानून वगैरह। विंटर सेशन शुरू होने जा रहा, दिसंबर में शुरू होगा ये, और इस विंटर सेशन में कुल 15 बैठकें होगी। पिछले मानसून सत्र के दौरान आपको पता होगा हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था, SIR मुद्दे वगैरह पर भी हंगामा हुआ था। तो देखते हैं इस बार विंटर सेशन में क्या क्या अपडेट देखने को मिलते हैं। फिलहाल देखिए अगली खबर, सरकार का प्लान है मछुआरों को मिलेगा अब QR कोड वाला आधार कार्ड या फिशर ID कार्ड, और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए भी सरकार नए नियम लागू करने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने समुद्री संसाधनों को बेहतर उपयोग करने और मछुआरों की सहायता के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है, और इसके लिए केंद्र सरकार ने देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र EEZ के तहत मछुआरों के लिए कुछ नए नियम भी अधिसूचित किए हैं। अब इन नए नियमों की क्या खास बातें हैं, इसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे किस तरह की नाव वगैरह का इस्तेमाल कर पाएंगे मछुआरों को भी अब एक्सेस दिया जाएगा, उनका अलग से एक पर्टिकुलर ID कार्ड वगैरह बनेगा, और इससे मछली एक्सपोर्ट यानी निर्यात वगैरह को भी बढ़ावा मिलेगा और मछुआरों को सरकारी योजनाओं का भी लाभ प्रॉपर मिल पाएगा। तो ये कुछ नई गाइडलाइंस, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए हैं मछुआरों के लिए सरकार की ओर से, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारत बना वैश्विक स्टार्टअप्स की पसंद। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि आज हमारे देश के नए स्टार्टअप्स में भी सिंगापुर और कनाडा जैसी विदेशी कंपनियां भी गहरी रुचि दिखा रही हैं, और भारत अभी दुनिया भर में स्टार्टअप्स का एक सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन वित्तीय स्थिरता से किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता है। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि आज हमारे देश के बैंकिंग क्षेत्र में बेहतर गवर्नेंस और प्रदर्शन के चलते नियमों में कुछ लचीलापन दिया गया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, डॉलर की तेजी के कारण सोने में लगातार तीसरे सप्ताह भी गिरावट देखने को मिली है। फेड की टिप्पणियों से भी गोल्ड जैसे सुरक्षित निवेश पर असर पड़ा है, और अभी लगातार तीसरे सप्ताह जो ये सोने के दाम गिरे, उसके बाद अभी सोने के लेटेस्ट रेट क्या चल रहे देख सकते हैं आप। इस सप्ताह सोना 670 रुपए कम हुआ, मतलब सस्ता हुआ, जबकि चांदी की कीमत लगभग 850 रुपए तक घटी है। अभी चांदी का रेट 1,38,275 रुपए प्रति किलो चल रहा है, ठीक है, जबकि गोल्ड का रेट अभी 1,20,100 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। ये लगातार तीसरा सप्ताह रहा जब गोल्ड के प्राइस में गिरावट देखने को मिली। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस क्या चल रहा है, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है। और वहीं दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को लेकर नीति आयोग के CEO भी बोले कि भारत जल्द ही बनेगा दुनिया में वैश्विक निवेश का ध्रुव, और जल्द ही अमेरिका के साथ भारत के व्यापार समझौते को लेकर भी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। और हमारे देश के बैंकिंग सेक्टर को लेकर RBI गवर्नर का भी कहना है कि हमारे देश के बैंक अभी पहले से काफी ज्यादा मजबूत हैं, अर्थव्यवस्था की बाह्य स्थिति भी मजबूत है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में अगले महीने दिसंबर तक 5,500 से भी ज्यादा घरों में लग जाएंगे स्मार्ट मीटर। 10,000 उपभोक्ताओं को चिन्हित किया गया है। ये पहल सिर्फ अभी उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में देखने को मिलेगी, बाकी अन्य अलग अलग जिलों में भी ये योजना के तहत लाखों घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे दिसंबर महीने में, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पति पत्नी की शादी को लेकर केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई पति दूसरी शादी करता है तो उससे पहले पहली वाली पत्नी को नोटिस देना होगा। केरल हाईकोर्ट ने मुस्लिम पुरुषों के लिए ये बड़ा निर्देश दिया है, क्योंकि मुस्लिम समाज में आपको पता होगा एक से ज्यादा शादियां करना भी इजाजत में माना जाता है। तो हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि पहली पत्नी के साथ वैध वैवाहिक संबंध है, तो ऐसे में अगर वो पति दूसरी शादी करता है तो उसके रजिस्ट्रेशन कराने से पहले उस पत्नी को सूचित करना अनिवार्य है। ये फैसला विवाह पंजीकरण की पारदर्शिता और पारिवारिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये केरल हाईकोर्ट की तरफ से महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, घूमने फिरने वालों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे के साथ उज्जैन, ओंकारेश्वर, महेश्वर की त्रिदिवसीय यात्रा का प्लान निकला गया। श्रद्धालुओं के लिए सुनहरा मौका है। 6 से 9 दिसंबर तक ये 3 दिवसीय यात्रा रहेगी। अगले महीने उज्जैन से ये टूर पैकेज शुरू होगा, और भी ज्यादा जानकारी आपको इंडियन रेलवे के पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, हाल ही में आपको पता होगा कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा में कैफे पर फायरिंग का मामला देखने को मिला था। तो इस मामले में अब कनाडा सरकार ने वहां के 3 आरोपियों को कनाडा देश से ही निर्वासित कर दिया है। सरकार की तरफ से सख्त फैसला लिया गया, और बताया जा रहा है कि इस मामले में 78 और आरोपियों को निर्वासित करने की भी तैयारी की जा रही है। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में
में अब प्रदूषण की शिकायत आप ग्रीन मोबाइल ऐप पर या 311 ऐप पर भी कर पाएंगे। त्वरित कार्रवाई के लिए डीपीसीसी ने राजधानी के नागरिकों से ये अपील की है कि अगर कहीं पर आपको प्रदूषण की समस्या बढ़ती दिख रही है तो तुरंत आप इस मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करवाएं। समझ रहे हो, क्योंकि अभी राजधानी में पोल्यूशन एक बार फिर से इतना बढ़ गया कि AQI 400 के पार पहुंच चुका है। हवा पूरी जहरीली हो चुकी है। दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुका अभी। कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंचने से रेड जोन में पहुंच चुकी है राजधानी। लोगों की सांसें भी घुट रही हैं। NCR में तो अभी नोएडा सबसे प्रदूषित है, उसके बाद अगला नंबर दिल्ली का आता है। तो दिल्ली की हवा जो ये जहरीली हो रही है, इस बीच दिल्ली सरकार ने सरकारी ऑफिस दफ्तरों का समय भी बदल दिया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार ने ये फैसला लिया है। और अब ये नई टाइमिंग क्या होगी ये तो आप देख सकते हैं जानकारी, कल ही मैंने आपको बताया था ये अपडेट। तो दोस्तों दिल्ली में ऑफिस टाइमिंग बदलने से लेकर अब पार्किंग फीस भी बढ़ा दी गई है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए नए प्लान बनाए जा रहे हैं। देख सकते हैं आप पार्किंग शुल्क में भी कितनी बढ़ोतरी की गई है और गैर BS थर्ड वाहनों की एंट्री पर भी रोक रहेगी राजधानी में। अच्छा, इसके अलावा दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है दोस्तों, दिल्ली सरकार जल्दी शुरू करेगी अटल कैंटीन योजना। सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा और इसका मेन्यू भी सामने आ चुका कि इसमें आपको क्या क्या चीजें मिलेगी, है ना। राजधानी में फिलहाल 100 अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही, 100 अलग अलग जगहों पर, जहां हर एक कैंटीन में तकरीबन 500 लोगों को हर दिन भरपेट भोजन सिर्फ 5 रुपए में करवाया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अभी सनातन हिंदू एकता पदयात्रा जो निकाल रहे हैं, तो उनके साथ कई सेलिब्रिटी बड़े बड़े एक्टर भी जुट चुके हैं। ग्रेट खली से लेकर शिखर धवन तक ने उनको इस यात्रा में समर्थन दिया। जो रेसलर ग्रेट खली है वो भी इनकी यात्रा में शामिल हुए और पदयात्रा में पूर्व भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन भी शामिल हुए हैं। इनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से बातचीत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री की तस्वीरें भी देख सकते हैं आप। हरियाणा राज्य में धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पहले दिन तकरीबन 10 किलोमीटर चली। वो बोले कि जातियों का अहंकार खत्म करना है। बीजेपी विधायक राम आएंगे भजन पर झूमे, ये कुछ मोमेंट्स देखने को मिले यात्रा में पहले दिन। चलिए मौसम के हालातों पर खबर देखिए दोस्तों अगली। राजस्थान में 2 दिन में पारा 10 डिग्री तक गिरा। मध्य प्रदेश के भोपाल इंदौर में तो रातों की सर्दियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और राजधानी में तो पोल्यूशन रेड जोन के ऊपर पहुंच चुका है, मैंने आपको बताया। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर। पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते दिन शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित निल्सा कार्यक्रम को संबोधित किया और इस सम्मेलन में पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि कानूनी भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे आम लोग समझ सकें। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि जेलों में 70% कैदी ऐसे हैं जो अब तक दोषी नहीं हैं, मतलब जिन्हें कोर्ट अभी तक भी दोषी नहीं ठहरा पाई है, ऐसे लोग भी 70% ऐसे हैं जो जेल में बंद हैं और ये स्थितियां काफी गंभीर हैं। ये कहना खुद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का, जरा देखिए आप। और पीएम मोदी ने भी कहा कि अब हमारा मकसद है देश में कानून कायदों को आसान करना ताकि आम लोग इन्हें समझ पाए, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर में एक रेल दुर्घटना देखने को मिली। चलती ट्रेन से चील टकरा गई, विंड स्क्रीन टूटी, लोको पायलट भी घायल हो गया, फिर ट्रेन रोक करके चील को निकाला गया। ये वीडियो भी सामने आ रहा है, इसका देख सकते हैं आप। वहीं खबर देखिए जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। भारतीय सेना के जवानों ने ये घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर भी इन्होंने फायरिंग की थी, तो जवाबी कार्रवाई में इंडियन आर्मी ने दोनों को उड़ा दिया। और खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देने के लिए उत्तराखंड हरिद्वार से भी पहुंचेंगे साधु संत। 40,000 बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। खास QR कोड के जरिए एंट्री मिलेगी। मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, आज 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस रजत जयंती के मौके पर पीएम मोदी जो उत्तराखंड देहरादून पहुंचेंगे और यहाँ विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो इसी कार्यक्रम में काफी साधु संत भी आ रहे हैं हरिद्वार से जो उन्हें आशीर्वाद देंगे ऐसा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। केरल हाईकोर्ट का एक और बड़ा फैसला कि अविवाहित बेटी पिता से गुजारा भत्ता नहीं ले सकती है। क्रिश्चियन पर्सनल लॉ भी इसकी इजाजत नहीं देता है। एक ईसाई पिता ने याचिका लगाई थी, तो उस मामले पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा कि ईसाई धर्म मानने वाली अविवाहित बेटी यानी कुंवारी लड़की अपने पिता से किसी भी तरह का गुजारा भत्ता लेने का दावा नहीं कर सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि क्रिश्चियन पर्सनल लॉ में भी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, जबकि मुस्लिम पर्सनल लॉ और हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम में ऐसा हक मौजूद है। ये देख सकते हैं पूरा मामला क्या था, मतलब बेटी ने अपने ही पिता से गुजारा भत्ता हर्जाना लेने का केस ठोक दिया कोर्ट में। तो इस मामले पर सुनवाई करते हुए केरल हाईकोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। और पर्सनल लॉ क्या है, हिंदू मुस्लिम वगैरह, इनके बारे में भी डिटेल आप देख सकते हैं। हालांकि हमारे हिंदू मुस्लिमों में अविवाहित बेटी की भरण पोषण की जिम्मेदारी पिता पर मानी जाती है, लेकिन क्रिश्चियन लॉ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का सिस्टम 300 साल पुराना है। इससे प्रॉपर्टी खरीदना सदमे जैसा है। हमें नए ढंग से सोचना होगा, नए विकल्प तलाशने होंगे। दरअसल हमारे देश में जो प्रॉपर्टी, जमीन, मकान, प्लॉट, संपत्ति वगैरह बेची जाती, खरीदी जाती, तो जमीनों वगैरह की रजिस्ट्री और इनके मालिकाना ढांचे के बुनियादी सुधार की जरूरत बताई है सुप्रीम कोर्ट ने। और कहा कि ये ब्रिटिश राज यानी अंग्रेजों के जमाने के जो कानून है, ये मौजूद ढांचा काफी भ्रम अकुशल है। अब हमें नए सिस्टम डेवलप करने होंगे प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर पहुंचे। यहाँ पीएम मोदी ने एक बच्चे के कंधे पर हाथ रख करके उस बच्चे से कविता भी सुनी, हौसला बढ़ाने के लिए चुटकी बजाते रहे और 4 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई। कुछ यूं रहा पीएम मोदी का ये काशी दौरा। वहीं बिहार चुनाव को लेकर कुछ अपडेट देखिए आप। समस्तीपुर में भी पीएम मोदी ने जनसभा का आयोजन किया। यहाँ सड़क पर वीवीपैट की पर्चियां मिली। चुनाव आयोग ने ARO को सस्पेंड कर दिया। सीतामढ़ी में पीएम मोदी बोले कि बिहार
बिहार का बच्चा रंगदार नहीं बन सकता है। वहीं भारत नेपाल की सीमाओं को भी अभी सील कर दिया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीमा पर गश्त भी बढ़ाई गई। और इस बीच चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला देखिए, ऑनलाइन काउंटिंग फॉर्म जमा करने के लिए अब वोटर आईडी के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी होगा। इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग की तरफ से ये नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है देश के आम लोगों के लिए, है ना। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी 15 नवंबर तक गणना फॉर्म को 70% वितरित करने के निर्देश दिए। बीएलओ के लिए भी चुनाव आयोग की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। और कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए दोस्तों, रूस सीमा पर नेटो के 8 लाख सैनिक तैनात किए गए। जर्मनी बनेगा केंद्रीय युद्ध बेस भी। वहीं खबर है तुर्की में कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में आग लग गई, हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका में अभी शटडाउन की वजह से देश के 40 एयरपोर्ट्स पर 5000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द हुई, क्योंकि बिना सैलरी के काम कर रहे हैं एयरपोर्ट कर्मचारी। शटडाउन की वजह से अमेरिका में हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। इस बीच अमेरिका अपनी वीजा नीति में भी एक बड़ा बदलाव करने जा रहा। अब डायबिटीज, मोटापा या किसी भी तरह की गंभीर बीमारी वाले लोगों को यूएस यानी अमेरिका में एंट्री ही नहीं मिलेगी। जरा सोचिए अमेरिका कितना भेदभाव करने लगा दुनिया के अन्य देशों के लोगों के साथ। अगर आप डायबिटीज, मोटापे से जूझ रहे हो तो आपको अमेरिकी वीजा मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। इस पहल के पीछे सरकार का कहना है कि बोझ कम करना हमारा मकसद है। हेल्थ, उम्र, फाइनेंशियल स्टेटस जांचेंगे अब अधिकारी, तब जाकर आपको अमेरिका वीजा मिलने की संभावना रहेगी, समझ रहे हो। और इस बीच खबर आ रही कि रूस से तेल खरीदने की हंगरी को मिली छूट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम ओरबान की मुलाकात ने बढ़ाई यूरोप में हलचल। वहीं इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तीसरे दौर की शांति वार्तालाप हुई, लेकिन ये वार्तालाप फेल हो गई, कोई नतीजा नहीं निकल पाया। अफगानिस्तान से तालिबान के प्रवक्ता बोले कि पाकिस्तान का गैर जिम्मेदाराना रवैया देखने को मिला। अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो हम भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक बार फिर से पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कंट्रोवर्सी बढ़ती दिख रही है और काफी ज्यादा टेंशन का माहौल है। और वहीं दोस्तों ग्लोबल मीडिया में एक बड़ा दावा किया जा रहा कि भारत और इजराइल पाकिस्तानी न्यूक्लियर प्लांट पर भी हमले की तैयारी में थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने परमिशन नहीं दी थी। 1980 के दशक को लेकर ये मीडिया में अभी चर्चा हो रही है। तो ये कुछ इंटरनेशनल अपडेट्स चल रहे हैं और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए देश के ज्यादातर राज्यों में अब ठंड का मौसम शुरू हो चुका है। राजस्थान में तो 2 दिन में ही पारा 10 डिग्री तक गिरा। मैंने आपको बताया था ना, 5 शहरों में भी राजस्थान में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है और अगले 1 सप्ताह तक मौसम कुछ ऐसा ही रहने वाला है। बारिश वगैरह की चेतावनी राजस्थान के किसी भी जिले में नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में मौसम की स्थितियां देखिए, एमपी के इंदौर में तो ठंड का 25 साल का रिकॉर्ड टूट गया। पिछले 25 सालों में नवंबर में इतनी सर्दी नहीं पड़ी इंदौर में। भोपाल में 10 साल का रिकॉर्ड टूटा। नवंबर की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, ठंडी हवाओं से पारा गिरा। अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री तक पहुंचा। 3 दिन में 4 डिग्री तक और गिर सकता है टेम्परेचर। बाकी दोस्तों मध्य भारत और मैदानी इलाकों वाले राज्यों में अभी बारिश वगैरह की चेतावनी नहीं है। हालांकि दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, दक्षिण कर्नाटक, अंडमान निकोबार वगैरह यहाँ हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। और वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही कि इस सदी के अंत तक 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है वैश्विक तापमान। यूएन की रिपोर्ट में ये चेतावनी जारी की गई है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज वगैरह के प्रभाव के चलते आगे आने वाले कुछ सालों में दुनिया भर का तापमान बढ़ सकता है, गर्मी बढ़ेगी। और ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डालते हैं। देखिए बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में भारत की टॉप 10 कंपनियों में से 7 की वैल्यू 88,000 करोड़ कम हुई, क्योंकि स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली है इसी वजह से। और बीते महीने अक्टूबर में गोल्ड ईटीएफ में भी 7,500 करोड़ का निवेश आया, जो कि 1 साल में 56% तक रिटर्न दिए हैं। वहीं खबर है हाल ही में जो वर्ल्ड कप में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जीत हुई, तो चैंपियन बनने से इन महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू 50% तक बढ़ चुकी है। ये रिपोर्ट आ रही देखिए आप, जेमिमा की वैल्यू 1.5 करोड़ और शेफाली की 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। स्पोर्ट्स न्यूज से कुछ और अपडेट देखिए आप। बंगाल सरकार ने वर्ल्ड चैंपियन ऋचा घोष को डीएसपी बनाया, 34 लाख और बंग भूषण पुरस्कार भी दिया। विश्व विजेता ऋचा घोष अब बंगाल में पुलिस डीएसपी होगी। मेनी कांग्रेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए बड़ी खबर, देखिए दिल्ली एयरपोर्ट के बाद नेपाल की राजधानी काठमांडू एयरपोर्ट पर भी तकनीकी खराबी देखने को मिली। शाम 5:30 बजे से उड़ानें रुकी। तकरीबन 100 अंतर्राष्ट्रीय और 250 घरेलू फ्लाइट्स पर असर पड़ा। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा हमारे देश की दिल्ली एयरपोर्ट में भी पूरे दिन 12 घंटे से भी ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित रही थी, राइट। हालांकि इस पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि दिल्ली एयरपोर्ट की तकनीकी खराबी को टाला जा सकता था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दावा किया कि जुलाई में इसको लेकर अलर्ट किया था, लेकिन सिस्टम को अपग्रेड नहीं किया गया। और वहीं खबर देखिए, चीन का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान चाइना की नेवी में शामिल हुआ। हिंद महासागर से ताइवान तक बढ़ेगा इससे चीन का दबदबा, और भारत के लिए भी इससे 5 बड़ी चुनौतियां सामने आएगी। वैसे भारत को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत अभी दुनिया के शीर्ष 5
रिफाइनिंग देशों में शामिल हो चुका है। खुद केंद्रीय मंत्री की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई। और वही खबर है दोस्तों, भारत के चेस चैंपियन डी गुकेश FIDE चेस वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं। 2 साल बाद घर में खेल रहे थे। हरि कृष्णा और प्रणव राउंड 32 में पहुंचे हैं। घर में मतलब अभी हमारे देश भारत में गोवा में ये मैच चल रहा था, तो इससे अभी ये बाहर हो गए हैं ना। और खबर देखिए, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि सच बोलकर ही सार्थक राजनीति संभव है। बिहार के रोहतास में झूठ बोलने वाली पार्टियों में JDU का नाम जुबान से निकला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार में ये चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और इस दौरान ये बातें कही। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही है दोस्तों, Realme GT 8 Pro फोन भारत में 20 नवंबर को लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन में 200 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा, 7000 mAh बैटरी और भी कई एडवांस फीचर मिलेंगे। अनुमानित कीमत इसकी 35,000 तक हो सकती है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इस जिले में 442 हेक्टेयर जमीन पर बनेगी टाउनशिप। ADA की तरफ से कब्जा लिया गया। यूपी के आगरा में ये टाउनशिप बनाने का प्लान किया जा रहा है। और खबर देखिए, चंद्रयान 2 ने भेजा डेटा, भविष्य के चंद्र मिशनों में मिलेगी मदद। जी हाँ, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो को बड़ी सफलता मिली है। चांद की सतह पर जल, बर्फ से लेकर और भी कई रहस्य उजागर करने जा रहा है चंद्रयान 2। उसने अपना डेटा भेज दिया, तो अब इसरो के वैज्ञानिक इसका एनालिसिस करेंगे। और खबर देखिए, PMFBY में 40 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला सामने आया। कई राज्यों के लोगों ने बीमा कराया, वन, नदी और पहाड़ की जमीन को भी नहीं छोड़ा। PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जरिए ये बड़े घोटाले की खबर सामने आ रही है। कई अलग अलग राज्यों में लोगों ने फर्जी जमीन के बीमा करवा दिए और सरकार से मुआवजे के रूप में धनराशि वसूल ली। अब सरकार ने इस मामले को लेकर जांच कमेटी भी बिठाई है। वहीं खबर देखिए, पक्के मोटर मार्गों में तब्दील होंगे उत्तराखंड के 5700 किलोमीटर कच्चे मार्ग। मंदिरमाला परियोजना पर भी काम जारी है। लोक निर्माण मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। उत्तराखंड में कच्चे रास्तों को पक्का किया जाएगा, मतलब यहाँ सड़कें बनाई जाएगी, है ना। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चों वाले माता पिता भी बन सकेंगे महापौर। नया अध्यादेश लाने की तैयारी में है भजनलाल सरकार। और पश्चिम बंगाल में जल्दी शुरू होगा 100 दिन रोजगार योजना पर काम। कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस बारे में निर्देश भी जारी किया। बिजली उपभोक्ताओं से 4 की जगह अब 7 वर्ष में वसूली की जाए बकाया धनराशि। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत दी गई है और बिजली उपभोक्ताओं को निर्देश भी जारी किया है कि लोगों की जो काफी ज्यादा बकाया धनराशि है तो वो 7 सालों में वसूलें, ऐसा। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में वेलनेस केंद्र खोलने के लिए निवेशकों को मिला आमंत्रण। पूंजी निवेश पर मिलेगी 30% तक की छूट। यूपी सरकार की तरफ से यह पहल की जा रही है राज्य में निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए। और उत्तराखंड के 6,500 से भी ज्यादा शिक्षक और कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल हुए ये कर्मचारी। किन किन कर्मचारियों को ये OPS का लाभ मिलेगा, इस बारे में कुछ डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं देखिए, हरियाणा के किसानों के लिए भी अच्छी खबर। फल सब्जियों समेत इन फसलों की खेती के लिए लाखों रुपए का अनुदान देगी हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार। हरियाणा गवर्नमेंट अब बागवानी को बढ़ावा देने के लिए फल, सब्जी, फूल, मसालों वगैरह इनकी खेती पर अनुदान यानी सब्सिडी वगैरह देने की घोषणा की है। नए बाग लगाने पर 1,40,000 रुपए प्रति एकड़ तक सहायता हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी। और इसके लिए हरियाणा के किसान भाई लोगों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल या हॉटनेट पर पंजीकरण कराना होगा ना। ये इस पोर्टल का एड्रेस है। और बड़ी खबर देखिए, खांसी की अब इस दवाई पर भी सरकार ने लगाया प्रतिबंध, क्योंकि इस दवाई को पीने से भी बच्चों की जान जा सकती है, तो इसलिए बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। हरियाणा सरकार ने प्लेनो कफ डी सिरप नामक इस खांसी की दवा पर रोक लगा दी है, क्योंकि हाल ही में जांच में पता चला इस दवा में भी वो घातक हानिकारक रसायन पाए गए हैं, जिन रसायनों की वजह से कफ सिरप से मध्य प्रदेश में कई बच्चों की जान चली गई थी। आपको पता होगा MP राजस्थान वगैरह में, ना, क्योंकि इस कफ सिरप में भी ये डाइएथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा पाई गई। वहीं देखिए, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में लापरवाही करने वाले शिक्षकों पर प्रशासन ने कड़ी नजर रखना शुरू कर दिया है। पोर्टल पर अपलोड होगी समय सारणी और ऐसे शिक्षकों पर अब सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, टेक न्यूज से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, असंभव को संभव करेगा अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेथ बोट आपके गुजर चुके परिजनों से भी सीधी बात करा पाएगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता होगा आजकल के जमाने में AI कितना आगे बढ़ रहा है, तो AI की मदद से कई कंपनियां डेथ बोट तैयार कर रही हैं। मतलब ये इस तरह के बोट होंगे जो बिल्कुल आपके जो मरे हुए स्वजन है, परिजन है, उनकी तरह की आवाज में बोलेंगे, उन्हीं के तौर तरीके, उन्हीं के अंदाज से बातचीत करेंगे। ये डेथ बोट आपके परिजनों के ईमेल, सोशल मीडिया वगैरह पोस्ट इन डेटा से बनाए जाएंगे। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है कि स्वजनों के निधन से जो कई परिजन डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं, तो उनको भावनात्मक सपोर्ट मिलेगा। तो देखिए, मतलब यार साइंस और टेक्नोलॉजी मिलकर कितना अनोखा काम करने जा रही है ना। तो जल्दी आपको इस तरह के नए AI चैटबॉट देखने को मिलेंगे, जैसे अभी अपन ChatGPT वगैरह से बातचीत करते हैं ना, वैसे ही। अच्छा, वैसे GPT पर भी एक बड़ी खबर आ रही है कि इसकी वजह से कई लोग मेंटल डिप्रेशन वगैरह में जा रहे हैं और इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अभी तक OpenAI पर 7 मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं इस तरह के मामलों के, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, CAPF के जवानों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब शहीद कार्मिकों की एकमुश्त सहायता राशि में 5 लाख रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। अब 35 लाख मिलेंगे और अन्य मामलों में 25 लाख दिए जाएंगे। और ये सभी निर्णय 1 जनवरी 2026 से लागू होंगे, है ना। वहीं देखिए, ED ने बड़ी कार्रवाई की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ग्रुप की 67 करोड़ से भी ज्यादा संपत्तियां कुर्क कर ली हैं।
क्योंकि इस ग्रुप पर आरोप है भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की साजिश कर रही है। वहीं देखिए असम राइफल्स का हाफ मैराथन का 5वां संस्करण 14 दिसंबर को अगले महीने शिलोंग में आयोजित होगा। इसमें 3000 से भी ज्यादा धावक शामिल होंगे। और उड़ीसा से एक बड़ी दुख भरी दुर्घटना देखिए दोस्तों, बालकनी गिरने से बाप, बेटे और पोते की मौत हो गई। 3 पीढ़ियां एक साथ खत्म हो गई। मतलब देखिए जरा आप, उड़ीसा के कटक शहर का ये मामला है ना। वही खबर है भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक साझेदारी को भी नई दिशा देने की तैयारी में है। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल अभी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और इस दौरे के दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को मजबूत बनाने पर बातचीत होगी। और वही खबर देखिए उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कर्मियों को डिप्टी सीएम ने बड़ा तोहफा दिया। अब गृह जिले में होगी तैनाती। प्रमोशन के बाद भी बदलाव नहीं होगा। नर्सिंग कर्मचारियों के लिए यूपी सरकार ने बड़ी घोषणा की है। और उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर भी बड़ी खबर आ रही है कि माता पिता के साथ अब सिर्फ इन पारिवारिक लोगों के ब्यौरे मान्य होंगे। बीएलओ को इस बारे में निर्देश भी जारी किया गया है कि माता पिता और दादा दादी का ब्यौरा ही मान्य होगा एसआईआर के दौरान। उत्तर प्रदेश में किसी अन्य रक्त संबंधित डिटेल बीएलओ नहीं लेंगे। चुनाव आयोग की तरफ से निर्देश भी जारी किया गया। और वही खबर आ रही है उत्तर प्रदेश में बच्चों को हर सप्ताह पढ़नी होगी सिलेबस के बाहर की एक पुस्तक। सर्वाधिक किताब पढ़ने वाले बच्चे पुरस्कृत भी किए जाएंगे। यूपी में युवाओं की मोबाइल फोन की लत कम करने, सोशल मीडिया का नशा छुड़ाने के लिए योगी सरकार की तरफ से नई पहल की जा रही है ताकि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा अन्य बुक्स भी पढ़ेंगे। इससे बच्चों का नॉलेज भी बढ़ेगा और फोन भी कम देखेंगे, है ना। वह देखिए भारतीय वायुसेना की 93वीं वर्षगांठ के मौके पर असम गुवाहाटी में दिखेगा वायु शक्ति का अद्भुत नजारा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। और खबर आ रही बिहार इलेक्शन के बीच तेज प्रताप को मिली Y+ कैटेगरी की सुरक्षा। अब सीआरपीएफ के घेरे में रहेंगे लालू के बेटे। और खबर है सोयाबीन उत्पादक किसानों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 13 नवंबर को अन्नदाताओं के खाते में आएंगे 1300 रुपए एक्स्ट्रा। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के हित में यह बड़ी घोषणा की गई है। सोयाबीन उत्पादक किसानों को भावांतर योजना के तहत इस बार 4033 रुपए प्रति क्विंटल का एमएसपी रेट तय किया गया है और इससे किसानों को 1300 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बेनिफिट भी मिलेगा ना। और एमपी गवर्नमेंट ने भावांतर योजना के लिए हेल्पलाइन कॉल नंबर सेवा भी शुरू की है। इस नंबर पर आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, डिजिटल फ्रॉड को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने लोगों को सावधान किया। कहा कि जुलाई के बाद इस तरह के मामले काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। चाहे सरकारी बैंक या प्राइवेट में कहीं पर भी आपका खाता है तो सावधान रहें। और आरबीआई ने इसके लिए हाल ही में म्यूल हंटर नामक एक नया सिस्टम भी शुरू किया है ताकि ठगी के पैसों को ट्रैक किया जा सके। प्राइवेट बैंकों में सबसे ज्यादा साइबर क्राइम के मामले देखने को मिल रहे हैं, तो सावधान रहें आप। अभी एक दिन पहले मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड स्कैम के बारे में भी जानकारी बताई थी। अगर आप किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो भी सावधान रहें, क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने के नाम पर लोगों के साथ बड़े बड़े फ्रॉड किए जा रहे हैं। ठगी करने वाले लोग खुद को बैंक अधिकारी बताकर कॉल करते हैं और फिर आपसे ओटीपी वगैरह पूछ लेते हैं बातों में, समझ रहे हो। तो इस तरह से भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, अलर्ट रहे हैं ना। चलिए अगली खबर देखिए, बिहार में लगेगी 2400 मेगावाट की नई यूनिट। अडानी पावर को इसकी मंजूरी मिल चुकी है। बिहार सरकार की तरफ से यह फैसला लिया गया। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल सोमवार को 16 DPSU के वार्षिक प्रदर्शनी की भी समीक्षा करेंगे। दिल्ली में होगा यह कार्यक्रम का आयोजन। मैं देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पंजाब में एक बड़ी घोषणा की तरन तारण से और कहा कि अब नशे, भ्रष्टाचार और कर्ज से मुक्त होगा पंजाब। आम आदमी पार्टी को मिलेगा जवाब। और भारत के लिए एक बड़े गर्व की बात देखिए दोस्तों, भारत का फाइनेंशियल सिस्टम इतना मजबूत हो चुका है कि वर्ल्ड बैंक ने भी लोहा माना। वर्ल्ड बैंक का कहना कि साल 2027 तक भारत 30 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये कैसे बनेगा, तो इस सवाल का जवाब देते हुए वर्ल्ड बैंक ने भारत की आर्थिक विकास और जीडीपी ग्रोथ रेट की भी सराहना की है। अच्छा वैसे भारत में हाल ही में जो सरकार ने जीएसटी 2.0 लागू किया, कुछ कटौती वगैरह की जीएसटी में, इसके वजह से रिपोर्ट सामने आने की भारत की ग्रोथ 6.8% से भी ऊपर रहने का अनुमान है। वहीं कंजप्शन पर भी एक रिपोर्ट आ रही है कि ग्रामीण भारत ने शहरी इलाकों को भी पछाड़ दिया और अब ग्रामीण इलाकों में भी लोगों की आय बढ़ रही है, कर्जा आसानी से मिल रहा है और इस बार अच्छी बारिश भी हुई है, तो इस वजह से उपभोग यानी कंजप्शन बढ़ा है, लोग बाग ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, ऐसा है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पराली जलाने की घटनाओं पर तुरंत रोक लगाए पंजाब। सीएक्यूएम ने चेतावनी दी क्योंकि पोल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। और वहीं खबर आ रही भारतीय सेना और ICAI के बीच भी एक समझौता हुआ है, जो इंडिया का CA चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान है उसके बीच ये साझेदारी हुई है, देख सकते हैं आप। चलिए दोस्तों कुछ उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट्स देखते हैं, फटाफट से देखिए आप। यूपी में अब सुगम्य व्यापार 2025 अध्यादेश लागू हुआ। औद्योगिक अपराधों पर अब सजा नहीं बल्कि सिर्फ जुर्माना ही देना होगा। निवेशकों को राहत मिलेगी और उत्तर प्रदेश में कारोबारियों वगैरह को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं खबर है उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों की उपस्थिति के लिए एक समिति बनाई गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निर्णय होगा और ये समिति शिक्षकों की नियमितता और समय पर उपस्थिति की निगरानी करेगी। और उत्तर प्रदेश में सामूहिक विवाह योजना में भी एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी होगा, तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए यूपी सरकार ने आदेश जारी किया है। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड नंबर ही होगा अब फैमिली ID कार्ड का नंबर। पात्र परिवारों को मिलेगा 76 योजनाओं का लाभ। एक ही कार्ड से मतलब सभी गवर्नमेंट स्कीम्स का लाभ मिल पाएगा ना। और उत्तर प्रदेश में बिजली चोरी रोकने के लिए भी लगभग 12,500 ट्रांसफार्मर में भी स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिससे कि आसपास के इलाकों में बिजली चोरी का तुरंत पता लग पाएगा ना। और वैसे यूपी में प्लान है अगले महीने दिसंबर तक हजारों लाखों लोगों के घरों में भी स्मार्ट मीटर इंस्टॉल किए जाएंगे, मैंने आपको बताया था अपडेट। और यूपी की 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले मामले पर भी खबर आ रही है कि इसमें क्या खत्म हो जाएगा आरक्षण का विवाद। इस मुद्दे पर अब 18 नवंबर को अगली सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। और खबर है उत्तर प्रदेश के 780 गाँव में घर घर पहुंचेगा पानी। यूपी की योगी सरकार ने 2577 करोड़ के बजट को भी मंजूरी दी है।
हैं, खास करके फिरोजाबाद वगैरह इन जिलों में आसपास के गाँव में घरों तक पानी पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने बजट जारी किया है। और खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में 3 करोड़ की लागत से बनेगा साइबर थाना, हाईटेक उपकरणों से लेस होगा यह। और किसान भाई लोगों को भी बड़ा तोहफा दिया है यूपी की योगी सरकार ने। प्याज, लहसुन और जैविक खेती पर अब प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा और कितना कितना अनुदान मिलेगा इस बाबत डिटेल जानकारी भी आप देख सकते हैं इस टेबल में, है ना। चलिए खबर देखिए, अयोध्या नेशनल हाईवे से कोटवा धाम तक बनेगा राजमार्ग, योगी सरकार ने 100 करोड़ के बजट की इसके लिए भी मंजूरी दे दी है। और यूपी वाराणसी लखनऊ रूट पर रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ चुका है। परिवहन विभाग की तरफ से नई किराया सूची जारी की गई, लगभग 13 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है इस रूट पर किराए की, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, राजस्थान की शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बड़ी घोषणा की, कहा कि राजस्थान में अब 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे, पहली बार फेल या कम नंबर आए तो दूसरी बार सुधार कर सकेंगे स्टूडेंट। अगले सत्र से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये नए नियम लागू किए जाएंगे, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में हाल ही में हुई 15 मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। PIL दर्ज हुई, 10 नवंबर को इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। जो फलोदी में ट्रक से टकराया था ना टेम्पो ट्रेवलर, उस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और खबर देखिए, मध्य प्रदेश में MPPSC 2023 का रिजल्ट जारी हुआ, अजीत मिश्रा बने टॉपर, सागर के यशपाल की तीसरी रैंक रही। छत्तीसगढ़ में बिना ट्रेड लाइसेंस नहीं चला पाएंगे दुकान, सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है। गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों सभी के लिए नियम लागू होगा। 10 से 30 हजार तक सालाना लाइसेंस शुल्क देना होगा। 192 निकायों में ये नियम लागू होने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, ज्यादा जानकारी इस बारे में, हर तरह की दुकान के लिए अब ये लाइसेंस लेना कंपलसरी होगा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट बैठक होगी 14 नवंबर को, जिसमें धान खरीदी, जनजाति गौरव दिवस की तैयारियों के साथ शीतकालीन सत्र पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम भी शुरू हुआ। युवाओं को पार्टी प्रवक्ता बनने का मौका होगा। 21 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और देखिए, झारखंड के लीगल सिस्टम को AI से लेस करेगा IIT के। देश में पहली बार लीगल सिस्टम में आएगा AI। झारखंड व IIT का एक MOU साइन हुआ है। वहीं उत्तर प्रदेश में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 15 नवंबर तक करवाना अनिवार्य होगा। मुख्य विकास अधिकारी की तरफ से निर्देश जारी किए गए। बिना रजिस्ट्रेशन के अब किसानों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वगैरह। और देखिए, यूपी आगरा में भी डेंगू के 14 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की। मलेरिया के भी 5 नए मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि मच्छरों से बचाव करें, क्योंकि अभी बारिश का मौसम खत्म हुआ ही है, तो तेज ठंड पड़ेगी तब तक मच्छरों का प्रकोप ज्यादा रहता है। और बिहार चुनाव के बीच तेज प्रताप को Y+ सुरक्षा मिली, बताया मैंने आपको। झारखंड राज्य में भी मौसम शुष्क रहेगा, घना कोहरा छाएगा। हरियाणा पुलिस का ऑपरेशन ट्रैक डाउन अभी भी जारी है। 2 दिन में 56 कुख्यात बदमाशों को पकड़ा, 602 को जेल पहुंचाया। और देखिए, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला कि प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा करना अब अहम जिम्मेदारी होगी, आवेदन मिलते ही एक्शन लें। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया एक केस की सुनवाई करते हुए कि जो कपल होते हैं प्रेमी जोड़े, उनकी सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए। वहीं देखिए, पंजाब के हरमनप्रीत अमनजोत संघ हरलीन को भी मिलेंगे 1.5 करोड़। पंजाब सरकार कैश अवार्ड संघ जॉब भी ऑफर करेगी वुमेन वर्ल्ड कप विनर्स को। और खबर है दोस्तों, उत्तराखंड में अब स्वच्छ होगी गंगा और उसकी सहायक नदियां। सीधे नदी में नहीं छोड़ा जाएगा दूषित पानी, सभी STP की होगी निरंतर निगरानी। आज रजत जयंती के मौके पर उत्तराखंड पहुंच चुके हैं PM मोदी भी। यहाँ 8,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। और देखिए, हिमाचल प्रदेश में नर्सों के लिए ओवरसीज रोजगार प्रोजेक्ट शुरू हुआ। शिक्षा मंत्री बोले, अब विदेश में काम करने का सपना हकीकत में बदल सकेगा। वहीं दोस्तों, एजुकेशन पर खबर आ रही, ONGC में 2743 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ चुकी है। अब 17 नवंबर तक आवेदन किया जा सकेगा, ठीक है ना। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, वृष राशि वालों को धन लाभ मिलेगा, मीन राशि वालों को अचानक फायदा होगा और सिंह राशि के लोगों को भी प्रमोशन की खबर मिल सकती है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अभी 2 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के विदेश दौरे पर जाने वाले हैं। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रेंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।